मंडल हैं, जितने भी स्फेयर्स हैं हम लोग जिनको बांट रहे हैं, इनके बीच में एक सीमा भी होती है जिसे निर्धारित हम लोग करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, तो जहां ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर की शुरुआत होती है, वो एक बाउंड्री लाइन है। इमेजिनरी है, कोई मतलब रियल नहीं है, लेकिन हाँ वहां से चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही चेंजेस शुरू होता है तो ये मान लिया जाता है कि एक नया स्फीयर शुरू हो गया अब। तो फिर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों के बीच की जो सीमा है, इसे हम लोग ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। ट्रोपोपॉज का मतलब जहां पे ट्रोपोस्फियर समाप्त हो गया। ठीक है, ये आया है एग्जाम में कि ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज वो सीमा है जहां ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों आपस में मिलते हैं, या ट्रोपोस्फियर जहां समाप्त हो जाए। तो आप लिखना अगले पॉइंट में, बल्कि नोट डाल को यहाँ। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है, या ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर, द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर is known as tropopause, is known as tropo, TROPO pause, PAUSE। ठीक है, ये हमारा ट्रोपोस्फियर कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। ठीक है, तो ये दूसरी परत है वायुमंडल की, पृथ्वी से। समताप मंडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तापमान में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होता शुरुआत में। हाँ ये जरूर है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। पहले वाले में घट रहा था ऊपर जाने की ओर, इस वाले में ऊपर जाने की ओर बढ़ता है। और बढ़ने का कारण ये है कि इसी में ही ओजोन की परत पाई जाती है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर मोटी परत है। ओजोन लेयर 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक वो पाई जाती है। क्योंकि ओजोन सोलर रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो वहां तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। क्योंकि जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होता रहेगा लगातार, तो फिर ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी, तापमान में वृद्धि होगी। इस मौसम इस मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए ये मंडल शांत रहता है। एयरक्राफ्ट वगैरह इसी मंडल में फ्लाई करते हैं, जब वो अपनी लॉन्ग जर्नी को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो फिर इसी मंडल में फ्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें बादल बादल नहीं होते, शांत रहता है आंधी तूफानों से। तो फिर ये वो फ्लाई करते हैं इसमें इजी। इस समय इसी मंडल को सबसे ज्यादा खतरा है। कारण उसका ये है क्योंकि ओजोन की परत इसी मंडल में है और वो हार्म हो रही है पॉल्यूशन से। तो आप ये लिख लो ये सब बातें। इसलिए जो मैंने बाद के आपको दोनों मंडल लिखवाए थे ऊपर, लास्ट वाले दोनों, वो ताप मंडल का ही हिस्सा होते हैं। ताप मंडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है। और तापमान इसलिए ज्यादा होता है, एक तो तापमंडल का एक भाग होता है आयन मंडल, जिसे हम लोग आयनोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल में आयन्स पाए जाते हैं गैसों के, क्योंकि गैसें बहुत पतली हो जाती हैं, बहुत ज्यादा विरल हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए वहां गैस अणुओं के रूप में नहीं मिलती, मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं मिलती, बल्कि एटम्स के रूप में मिलती हैं। इन एटम्स को ही हम लोग आयन कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको आयन कहते हैं गैसों के। जैसे हाइड्रोजन के आयन, नाइट्रोजन के आयन, हीलियम के कुछ आयन ऐसे मिलते हैं।
तो फिर ये आपस में टकराते रहते हैं और यहाँ तापमान में वृद्धि होती रहती है इस मंडल में, आयन मंडल में। ऐसे ही इसके बाद में जो मंडल है उसमें भी, उसमें तापमान में वृद्धि इसलिए होती है, वहां टेम्परेचर ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि सोलर रेडिएशन वहां सबसे पहले एंटर करता है। तो जब सोलर रेडिएशन सबसे पहले एंटर करता है तो फिर वो बढ़ाएगा ही तापमान, तो वहां तापमान ज्यादा होगा ही। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आगे शुरू करते हैं फिर। देखो ये हम लोगों के मंडल हो गए। अब इनकी इनका इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इनका ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इन्हीं मंडलों से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है और यहाँ पर जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही एक ऊर्जा इंजन के, सूर्य एक ऊर्जा का इंजन है जो कि पूरी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये ऊर्जा वेव्स के रूप में हम तक पहुंचती है, तरंगों के रूप में। ठीक है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर अगर इसे डिवाइड करें, तो ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहली बात, सोलर रेडिएशन हम लोगों तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचता है। कोई भी ऊर्जा हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ही इमिट करती है। इमिट माने बाहर की ओर निकलती है। जैसे बड़ा सीधी सी बात है, मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर लोहा है और अब पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत कम, बहुत ज्यादा है, सॉरी, 6000 डिग्री सेल्सियस है कोर का तापमान। तो लोहा पिघली अवस्था में रहता है। अब तापमान ज्यादा, तापमान माने ऊर्जा, और अगर एनर्जी है तो उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रही होगी। इसलिए पृथ्वी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करती है तब इसी की वजह से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं इसे पृथ्वी का। ठीक है, और ये हम लोग खूब स्टडी करते हैं, अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए किसी भी ऊर्जा का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसी भी टाइप की अगर ऊर्जा है तो। जैसे आपका शरीर, आपके शरीर की अपनी एक ऊर्जा है, इसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम सामान्य भाषा में ऑरा के नाम से जानते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही सोलर रेडिएशन जब अर्थ तक पहुंचा, सोलर रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और जब ये अर्थ तक आता है तो फिर ये कई टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में आता है, जिन्हें हम लोग 3-4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये सबसे छोटी लंबाई की रेज होती हैं। देखो, अब रेज को समझने के लिए थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, ऐसे ही वैसे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक नियम है। नियम ये है कि जिस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, जितनी भी कम होगी, वो उतनी ही लंबी दूरी तक जा सकती है, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उतनी कम दूरी तक जाएगी। सबसे शॉर्ट वेव्स जो अर्थ तक आती हैं सूरज से, सन से, इन्हें हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट टाइप की रेज होती हैं। इनकी तरंग लंबाई, वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ये हानिकारक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। इन्हीं को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। जैसे गामा रेज, एक्स रेज, ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं।
यही रेडिएशन कहलाता है। इसे ही हम लोग विकिरण कहते हैं क्योंकि ये हानिकारक होता है। ओजोन लेयर इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए सूरज से आने वाली गामा रेज, एक्स रेज, ये सब एब्जॉर्ब हो जाती हैं अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर के माध्यम से। इनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद जो और इससे बड़ी लंबाई की किरणें होती हैं, जिनकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है, यानी वेवलेंथ माने दो तरंगों के बीच की दूरी जिनकी ज्यादा होती है, उसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये वही है जो हम लोगों को दिखता है। इसके बाद ये आता है, ये फिर 7 रंगों में बढ़ जाता है। विबग्योर और इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। ये दृश्य प्रकाश हुआ, यही हम लोगों को दिखता है। इसके बाद अब इससे भी और ज्यादा अ, कम, और ज्यादा कम क्या, और बल्कि और ज्यादा बड़ी लंबाई की तरंगे होती हैं, जिन्हें हम लोग इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इनकी जो बीच की लंबाई है तरंग दैर्ध्य, वो लगभग 300 माइक्रोन्स तक होती है। तो ये भी हानिकारक है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स। ये अर्थ तक आकर इसको इससे टकराती हैं और वापस लौटती हैं। इंफ्रारेड वेव्स अर्थ तक आई, टकराई, वापस लौटी। जब ये अर्थ तक आके इससे टकराती हैं तो फिर अपनी ऊर्जा को खोती हैं। जब भी आप देखोगे कोई चीज किसी से टकराएगी तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी, और वो टकराहट, वो जो ऊर्जा है वो तापमान में परिवर्तित हो जाती है। मान लो आप कॉलिजन हो, दो गाड़ियां आपस में टकराएं बहुत जोर से, तो दोनों की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। टकराने के बाद एक तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन वहां देखो तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब इंफ्रारेड वेव्स अर्थ से टकराई और टकरा के फिर वापस लौटती हैं, तो एक तो ये करती हैं कि तापमान में वृद्धि करते हैं, इसीलिए पृथ्वी की सतह को गर्म करने का काम करती हैं। और दूसरा, ये टकरा के जब वापस लौटती हैं तो ये शॉर्ट वेव्स में आती हैं, लेकिन टकरा के लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, या दीर्घ तरंगे कहते हैं। इसलिए प्रकाश पृथ्वी तक आता है शॉर्ट वेव्स में। और शॉर्ट वेव्स किन किन तरीके की होती हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। लेकिन जब ये यहां से टकरा के वापस लौटता है तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में बदल जाता है। उस समय इसकी ऊर्जा में कमी आती है। इसलिए जब तरंगे टकरा के वापस लौटती हैं, उनकी ऊर्जा में कमी आती है। जब ऊर्जा में कमी आती है तो वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोती चली जाती है। इसीलिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, क्योंकि जब वो ऊर्जा खोएंगी तो तापमान अपने आप कम होता चला जाएगा ऊपर की ओर। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश आता है तो पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन पृथ्वी से टकरा के जब वापस लौटता है तो उसकी ऊर्जा में, एनर्जी में धीरे 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 रिडक्शन देखने को मिलती है। और इस रिडक्शन का कारण ही है इस ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का होना। क्लियर? समझा पाया मैं आपको ये सोलर यस। रेडिएशन? देखो, इसमें से लाल रंग और नीला रंग, ये दोनों, क्लोरोफिल इन्हीं का यूज करता है खाना बनाने में, लाल और नीले रंग का। पौधे खाना बनाते हैं तो जिस जिस विजिबल लाइट का वो सिंथेसिस कर लेते हैं, वो विजिबल लाइट होती है लाल और नीली। विबग्योर में से रेड और ब्लू को वो एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें नीला और लाल रंग का प्रकाश फोटोसिंथेसिस के काम आता है, बाकी नहीं आते। जबकि हम अमूमन यही पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है।
लेकिन प्रकाश में भी केवल लाल और नीले रंग का होता है, बाकी का नहीं होता। तो आप इसमें लिख लो यहां नोट करके। 10 दृश्य प्रकाश, इसमें लिखना अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेज, है ना, इंफ्रारेड रेज लिख लीजिए, अवरक्त किरणें। इनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। ये कुल रेडियो वेव्स भी कहते हैं, सॉरी नहीं नहीं, इंफ्रारेड को रेडियो वेव्स नहीं कहते, इंफ्रारेड वेव्स ही कहते हैं। लगभग टोटल लाइट का 50% का ये रिप्रेजेंटेशन करती हैं। इंफ्रारेड वेव्स के रूप में 50% लाइट आती है अर्थ तक। तो आप लिखना इसमें डैश करके, इन तरंगों की लंबाई, इन तरंगों की लंबाई कुछ अधिक होती है, इन तरंगों की लंबाई कुछ अधिक होती है। द लेंथ ऑफ दीज वेव्स मच लार्जर, मच लार्जर, ये सौर्यक प्रकाश के 50% का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सौर्यक प्रकाश के या सौर्य प्रकाश के 50% का प्रतिनिधित्व करती हैं। दे रिप्रेजेंट अराउंड 50% ऑफ सोलर रेडिएशन, अराउंड 50% ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसको यहां तक रखते हैं। कल के लिए आप इसमें लिख लीजिए